हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट में से क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट है आज का टॉपिक और क्वेश्चन हमारा चैप्टर स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस में से, जो कि यूनिट 1 का पार्ट है। क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, व्हाट इज स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस मॉडल, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। और दूसरा उन्होंने क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ है, व्हाट इज स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस, व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन इट। इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है कि द इन टुडे हाईली कॉम्पिटिटिव एंड रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, ऑर्गेनाइजेशन कांट रिलाई ऑन शॉर्ट टर्म प्लानिंग, दे रिक्वायर अ स्ट्रक्चर अप्रोच दैट गाइड them from setting objective to achieving desired result. This structure approach is known as a strategy management process. बोलते हैं कि जो आज का वर्ल्ड है वो उसमें बहुत ज्यादा ही कंपटीशन आ गया, हाईली कॉम्पिटिटिव हो गया और ये वर्ल्ड बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर इस वर्ल्ड में अगर ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम में अगर उसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऊपर ही डिपेंड है तो वो कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब उसे सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? उसे सर्वाइव करने के लिए स्ट्रक्चर अप्रोच चाहिए, जो कि क्या करे कि उसके ऑब्जेक्टिव को सेट करने से लेके जब तक वो अपना गोल अचीव नहीं कर लेता उसको गाइड करती रहे, उसको डायरेक्शन देती रहे। इसी स्ट्रक्चर अप्रोच को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस बोलते हैं। आगे क्या लिखा है? इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी बट एन ऑनगोइंग साइकिल दैट अडॉप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन नीड। बोलता है कि ये सिर्फ एक टाइम की एक्टिविटी नहीं है कि एक बार की और काम खत्म। ये बोलता है ऑनगोइंग साइकिल है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज होता है या ऑर्गेनाइजेशन में जैसी जरूरतें बढ़ती है अपने आप को ये उसी तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है, चेंज कर लेती है। ठीक है, आगे देखो। आगे आगे हमारे पास मीनिंग। मीनिंग में क्या लिखा है कि स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ द मैनेजर डिसीजन एंड एक्शन दैट डिटरमाइन लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलता है जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस है उसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक सेट है किसका? मैनेजर डिसीजंस का या एक्शन का, जो क्या करता है, जो जो डायरेक्शन देता है, गाइड करता है किसे? लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम तक परफॉर्म कर सकती है, चल सकती है, उसे इंश्योर करती है, उसे गाइड करती है, उसे डायरेक्शन देती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? इट इंक्लूड एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। इसमें ये सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना होगा, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करना होगा, फिर स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना होगा, फिर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट किए तो भाई इस पर कंट्रोल करना। ठीक है, आगे क्या लिखा? दिस प्रोसेस इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन अलाइंड विद इट्स मिशन एंड विजन while effectively responding to the change in external environment। ये बोलता है कि ये क्या इंश्योर करती है? इंश्योर करती है कि अगर बाहर की दुनिया मतलब कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, उस चेंज के आने के बावजूद भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मिशन और विजन के साथ जुड़ा ही रहे। मतलब उसे कहीं ना कहीं अपने मिशन और विजन को कोई भी चेंजेस उसके मिशन या विजन को अफेक्ट ना कर सके। ठीक है, अब आ गया है मेन क्वेश्चन टॉपिक की स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की। कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस में? बोलते हैं स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस है सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बोलते हैं कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मतलब कि जैसे काउंटिंग होती है ना, सिस्टमैटिक 1 2 3 ऐसे, मतलब कि एक लाइन में चलती है। सिस्टमैटिक ऐसे नहीं हो सकता कि आपने पहले पहला स्टेप कर लिया, फिर आपकी मर्जी से आपने चौथा स्टेप कर लिया, फिर आपने सीधा दूसरा स्टेप कर लिया, ऐसे नहीं भाई। एक सिस्टमैटिक वे में ही चलेगा, वैसे ही होगा, सीक्वेंस वे में ही होना चाहिए इसके सारे स्टेप। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जैसे बता दिए कि ये चीज ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसीलिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट इज अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ मेन फोर्सेस। इसमें मेन फेजेस मेन है, मतलब जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको 4 मेन स्टेपों में डिवाइड किया गया है। टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस फॉलोइंग इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईच स्टेप। ठीक है, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है? बोलते हैं कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग। बोलता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग में क्या है? बोलता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस। बोलते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है? सबसे पहला और बहुत जरूरी स्टेप्स है किसका? स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस का। ये बोलता है इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलता है कि इस स्टेप में, इस स्टेप का काम क्या है? इस स्टेप में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है कि कलेक्ट करती है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है और उसको इंटरप्रिटेट करती है, मतलब कोई समरी बनाती है उस इंफॉर्मेशन की। वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो इंटरनल इंफॉर्मेशन हो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, आगे क्या लिखता है? द पर्पस ऑफ दिस स्टेप इज टू आइडेंटिफाई फैक्टर दैट मे इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। बोलता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, एनालाइज करने की, इंटरप्रिटेट करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि ये भाई ये कहता है कि इससे आपको मदद मिलती है आइडेंटिफाई करने में कि कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को या डिसीजंस को या ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखो। आगे
लिखा है, इसी का ही पार्ट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अब पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमने जिस ऊपर पढ़ा था उसमें बोलते हैं कि द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर। दीज फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर इंक्लूड कर सकता है, जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर किसके अंदर आते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ये जो फैक्टर होते हैं ये कहीं ना कहीं बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं, मतलब इन्हें ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन सेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने कोई टारगेट किया था कि वो अपनी सेल को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब वो सेल को बढ़ाने वाले थे, अब ऐसा होगा कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो रिसेशन में चली गई, ठीक है। अब रिसेशन में चली गई, जो इकोनॉमिक थी वो गिर गई, लोग परचेस कर नहीं पाएंगे। अब वो क्या, वो उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव जो था कि वो सेल बढ़ाएगा, वो सारा का सारा ही इफेक्ट होगा, उसकी परफॉर्मेंस ही वो हो गई, उसकी जितनी प्लानिंग होनी की थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं कितना इफेक्ट डाला उसने, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूरा ही इफेक्ट डाला, ठीक है। अब जैसे चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, अब जैसे न्यू न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज निकल रही है। अब जैसे पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट्स में पैराबिन नाम का केमिकल बहुत यूज होता था, जैसे मेकअप के सामानों में। अब क्या होगा, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये बोल दिया कि इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो, उतना यूज नहीं करना। अब जो लोग पहले बनाते थे, अब उन सबको कितना इफेक्ट पड़ेगा, उन ऑर्गेनाइजेशन को, बेशक वो उनके कंट्रोल में नहीं, अब वो गवर्नमेंट को ये थोड़ा ना बोल सकते कि पॉलिसी मत बनाओ। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, उनके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन इफेक्ट क्या कर रहा है, उन सारी बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटरनल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट में क्या बोलता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी, पॉलिसी, स्ट्रक्चर, एक्सेट्रा। ये बोलते हैं कि इंटरनल एनवायरमेंट में क्या हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना रिसोर्स है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, और वो उसकी कौन सी पॉलिसी है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। कभी कभी ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट डालता है, ठीक है। और ये जो इंटरनल एनवायरमेंट के फैक्टर होते हैं, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के अंदर होते हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है, थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म स्वॉट एनालाइज विच हेल्प इन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ठीक है। इससे क्या बोलता है कि अगर हम ये जो हम कर रहे हैं, जैसे हम फैक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं किसकी, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर की, इंटरनल फैक्टर की, उसको एनालाइज करें, इंटरप्रिटेट करें, ये क्या है, एक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग है। ये बोलता है कि जब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हो तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्वोट एनालाइज भी कर लेता है। अब स्वोट का फुल फॉर्म क्या है, स्वोट में का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ठीक है। बोलता है कि एनालाइज कर लेता है, विच इज हेल्प, जो क्या हमें हेल्प करता है कि ये आइडेंटिफाई करने में कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरियां क्या है, वीकनेस क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चीजें आगे के लिए अपॉर्चुनिटी है, जहां उसको फायदा हो सकता है, कौन सी चीज उसके लिए थ्रेट बन सकती, खतरा बन सकती है, ठीक है। दिस एनालाइज फ्रॉम द बेसिस फॉर स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग एंड इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर्ड टू फेस चैलेंजेस। ये बोलते हैं ये एनालाइज एक बेसिस है किसका, स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग है, इसके बेसिस पे ही, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की, देखो कोई भी डिसीजन है या कोई भी प्लानिंग बनेगी, प्रोसेस, देखो प्लानिंग बनेगा या कोई भी डिसीजन बनेगा, तो ये इसी चीज को देख के ऑर्गेनाइजेशन बनाता है ना, कि उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, ठीक है ना। तो उस वही बोल रहा है कि एक डिसीजन मेकिंग का बेस ही क्या है, यही चीज है स्वोट एनालिसिस और एनवायरमेंट स्कैनिंग ही है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने को प्रिपेयर भी कर लेता है कि भाई फ्यूचर में कोई चैलेंज आने वाला है, उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि भाई ये चीज कहीं ना कहीं मेरे लिए खतरा बन सकती है, इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहो, ठीक है। आगे क्या बोलता है, सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। After analyzing the environment, the organization decide what strategy should be adopted to gain a competitive advantage। बोलता है कि जब हमने ये डिसाइड कर लिया, एनालाइज कर लिया एनवायरमेंटल स्कैनिंग को, जिससे हमें ये पता लग गया कि भाई हमारी क्या कमजोरी है, हमारी क्या ताकत है, हमारे लिए क्या खतरा बन सकता है, हमारे लिए क्या फायदेमंद है, हमने ये डिसाइड कर लिया। उसके बेसिस पे हमने अपने डिसीजन ले लिए, अपनी प्लानिंग बना ली, सब कुछ कर लिया। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। अब बोलता है कि उसके बाद हमने क्या करना है, कि अब उसके बाद हमने ये डिसाइड करना है कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, उस अडॉप्ट करनी है, ताकि हमें क्या हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब कि हम ऑर्गेनाइजेशन जो कंपटीशन वाला मार्केट है उसमें हम कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सके, ठीक है। ये बोलता है कि दिस स्टेप इन्वॉल्व डिफाइनिंग द मिशन एंड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बोलता है कि ये कहीं ना कहीं स्टेप क्या इंक्लूड करता है कि भाई पहले तो अगर आपको स्ट्रेटेजी चूज करनी है तो स्ट्रेटेजी चूज करने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, कि भाई आप ऑब्जेक्टिव के बेसिस से अपना स्ट्रेटेजी चूज करोगे ना। अब ऑब्जेक्टिव पता होने के लिए क्या होना चाहिए, आपको अपना मिशन और आपको अपना विजन पता होना चाहिए। अब बोलता है कि द मिशन स्टेटमेंट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिशन क्या एक्सप्लेन करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, वाइल द विजन स्टेटमेंट डिस्क्राइब इट्स फ्यूचर एस्पिरेशन। बोलता है कि विजन क्या डिस्क्राइब करता है कि आपका फ्यूचर का एस्पिरेशन कैसे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि मैं मैं शुगर फ्री ड्रिंक आज हम लोग बनाएंगे, ठीक है, आज हम शुगर फ्री ड्रिंक्स हम लोग बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि बना रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, और वो उसका पर्पस है कि शुगर फ्री ड्रिंक बनाएंगे, बाकी सब लोग तो मतलब शुगर वाली बना रहे हैं, हम शुगर फ्री ड्रिंक बनाएंगे, और प्रेजेंट की बात हो रही है कि हम बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये उसका मिशन है। अब वो क्या बोलता है, बोलता है कि मेरे को ये है कि मैं फ्यूचर में 3-4 साल बाद या 1 साल बाद मैं ये पूरी इंडस्ट्री ऑन करूंगा, और मैं ये इंश्योर करूंगा कि हर एक घर, हर लोग, जो जितने भी लोग हैं वो सब क्या करें, उन वो शुगर फ्री ड्रिंक्स पिए, जो उनकी हेल्दी, उनके लिए हेल्दी ड्रिंक हो, उन लोग का अफेक्ट ना करे। ये क्या है, ये उसका विजन है जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है, ठीक है। मिशन क्या होता है, प्रेजेंट से रिलेटेड जब कर रहे हो, जो आपका शॉर्ट टर्म होता है, और विजन क्या होता है कि फ्यूचर के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, मिशन और विजन के अकॉर्डिंग ही आपका ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, ठीक है। जैसे अब उसने बोला कि शुगर फ्री ड्रिंक बनाएंगे फ्यूचर में, मतलब एक्सपेक्ट, तो उसके बेसिस पे होगा कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव देखो सिंपल सी बात है, शुगर फ्री ड्रिंक्स के रिलेटेड ही होना चाहिए। अब उसके ऊपर देखा जाएगा कि भाई यस, कि मैं सेल बढ़ाना चाहता हूँ, कि मैं इसकी मार्केटिंग करना, जैसा भी ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेती है। अब बोलता है कि आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज आर डिवॉल्व्ड। अब बोलता है कि जैसे आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, तो भाई एक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए एक स्ट्रेटेजी तो होगी नहीं, एक पाथ तो होगा नहीं, अब उसके लिए तो 3-4 पाथ होंगे, तो आपने बोला कि वो सारे पाथ आपको डिवॉल्व करने हैं। बोलता है द मैनेजमेंट इवैल्यूएट डिफरेंट अल्टरनेटिव सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी। अब बोलता है कि 3-4 पाथ तो चूज कर लिए, बना लिए, अब उनमें से कौन सा पाथ आपको चूज करना है ये डिसाइड करना है। बोलता है उसके लिए क्या करना है, आपको उन सारों को एवल्यूएट करना है, एनालाइज करना है, और मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी, मतलब सबसे सुटेबल स्ट्रेटजी चूज करनी है, और किसके बेसिस पे आपको इसको किसके बेसिस पे आपको उन स्ट्रेटजी को एवल्यूएट करना है, जैसे कॉस्ट के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे आपको उसको एवल्यूएट करना है, एनालाइज करना है, ठीक है। ये बोलता है इट इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन चूज द बेस्ट पाथ टू अचीव इट्स गोल व्हाइल कंसिडरिंग बोथ इंटरनल कैपेबिलिटी एंड एक्सटर्नल कंडीशन। ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा पाथ चूज करना चाहिए जो कि उसकी उसके गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही अच्छा हो, साथ में इसको चुनते हुए उसे अपनी इंटरनल कैपेबिलिटी और एक्सटर्नल कंडीशन को भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि इंटरनल ये भी देखना चाहिए उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो इस पाथ के थ्रू चल सकता है, या बाहर का भी एक्सटर्नल कंडीशन रखना चाहिए, कहीं ऐसा कोई रूल रेगुलेशन तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं जो उसे अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास स्टेप क्या है, थर्ड हमारे पास स्टेप जस्ट स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेशन का। ये बोलता है कि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेशन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द फॉर्मूला स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन। It is often considered the most challenging step because it required converting plan into actual performance। बोलते स्ट्रेटजी अब तक हमने क्या कर दिया, एनालाइज कर दिया सारी, हमने अपनी पहले हमने क्या कर दिया था, एनवायरमेंट स्कैनिंग कर ली थी, जिसमें हमने ये देख लिया कि भाई हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमने डिसीजन बना लिया। अब उसी डिसीजन के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, अपना मिशन और विजन डिसाइड किया, उसके बेसिस पे हमने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, ऑब्जेक्टिव से हमने क्या कर दिया, स्ट्रेटेजी चूज कर ली। अब स्ट्रेटेजी जब बन गई है तो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। तो बोलता है कि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जो प्रोसेस आपने डिसाइड किया था, अब उसे एक्चुअल में एक्शन में लाना। अभी तक सिर्फ कागजी था, आपके दिमाग में था, अब एक्चुअल में उसे एक्शन में लाओ। ये बोलता है कि ये जो स्टेप होता है ज्यादा सर बहुत चैलेंजिंग स्टेप माना जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है कि जो हमने प्लान्स बनाए थे उसे एक्चुअल में परफॉर्मेंस में कन्वर्ट होता है। काफी बार हम सोच लेते हैं ना कि ये चीज देखने में बहुत आसान लगती है, हम तो कर लेंगे, पर उसे एक्चुअल में करना मुश्किल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में खाना भी बनाते हो, तो कोई बनाता तो हम देख लगता है बड़ा ही आसान काम है, तो ऐसी हो जाएगी, गोल रोटी बन जाती होगी, पर जब हम बनाने बैठते हैं तो कितनी मुश्किल लगती है, क्योंकि एक्चुअल में परफॉर्म करना पड़ता है, देखने में और बोलने में आसान लगती है वो चीजें, ठीक है। ये बोलता है इन दिस स्टेज द ऑर्गेनाइजेशन अलॉट रिसोर्सेज, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट ऑल्सो इन्वॉल्व डेवलपिंग पॉलिसी प्रोसीजर प्रोग्राम दैट सपोर्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रेटजी। बोलते हैं कि अब कैसे से हम एक्चुअल परफॉर्मेंस में ये कैसे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि रिसोर्सेज को अलॉट करना हो गया, असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया उनको हो गया, कोई भी हमें जैसे कि कोई भी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा कोई जो प्रोग्राम है जो कि हमारे इम्प्लीमेशन के लिए बहुत जरूरी है, वो सब चीजें हम यहाँ पे वो सारे ही इस स्टेज में हम वो सारे ही काम करते हैं। आगे क्या बोलते हैं, विदाउट प्रॉपर इम्प्लीमेशन इवन द बेस्ट स्ट्रेटजी में फेल, देयरफॉर द मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर कोऑर्डिनेशन कमिटमेंट एंड द कंट्रोल ड्यूरिंग दिस फेज। ये बोलते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटजी है, अगर उसने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी बनाई है, उसका प्लान भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो फिर भी फेल हो जाएगा अगर वो इम्प्लीमेंट ना कर पाए उसे अच्छे से, ठीक है।
इसलिए बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि जब वो प्लानिंग इम्प्लीमेंट करे तो और जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, कमिटमेंट होना चाहिए, उसका कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे मालूम ही नहीं कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, उसका कंट्रोल भी होना चाहिए स्पेस के ऊपर, ताकि वो अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। आगे क्या है, फोर्थ स्टेप क्या बोलता है, फोर्थ स्टेप बोलता है स्ट्रेटजी इवोल्यूशन एंड कंट्रोल। ये बोलता है कि स्ट्रेटजी इवोल्यूशन एंड कंट्रोल इज द फाइनल स्टेप इन द स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस। ये बोलता है स्ट्रेटजी इवोल्यूशन एंड कंट्रोल स्टेप क्या है, एक फाइनल लास्ट स्टेप है किसका, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस का। ये बोलता है इट इन्वॉल्व असेसिंग वेदर द implemented strategy are achieving the desired result and making the necessary adjustment of if required। देखो हमने ये तो देख लिया, हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट भी कर ली, स्ट्रेटजी बना भी ली, उसे इंप्लीमेंट भी कर लिया। अब ये भी तो देखना है कि स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की है तो क्या वो सही से वर्क कर रही है, क्या हमने जिस गोल के लिए, जिस मोटिव के लिए उसको इंप्लीमेंट किया था, क्या वो हमें गोल रिसीव हो रहा है, क्या हमें वो रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो हम उसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कि छोड़ देंगे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, स्ट्रेटजी इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज द बिजनेस एनवायरनमेंट कीप चेकिंग changing regular monitoring ensure that the organization remain on the right track and quickly respond to the challenges and opportunity। ये बोलता है कि दूसरी वजह ये भी है एवल्यूएट करने की कि भाई जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यूस है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहा है उसकी उसको हम जल्दी से ही जो जैसे जो बिजनेस एनवायरनमेंट अगर उसमें कोई भी चेंजेस आ रही है तो हम जल्दी से जल्दी सही एक्शन ले सकते हैं, सही से कोई भी अगर कोई भी नेसेसरी एडजस्टमेंट की जरूरत है हम कर सकते हैं क्विकली, ताकि कि हमें कोई भी ज्यादा अफेक्ट ना पड़े, ठीक है। आगे क्या बोलता है, फिफ्थ स्टेप क्या है, फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है। ये बहुत छोटे थे, आपको देखने में भी लग रहे होंगे कि मैंने मतलब बहुत लेंथी लेंथी लिखा, तो मैंने बहुत, देखो मैंने कॉपी के पेज में लिखा, फिर भी ये में सिर्फ 5 पेज हुए, जो वहां पे शीट होती है वो विड्थ साइज में होती है, तो वहां पे मान लो कि इससे 1-1.5 शीट तो कम ही लगेगा, तो ये देखने में ही लग रहा है कि आपको वहां पे 6-7-8 से पेज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, वहां पे 4 या हाफ 4 ही ज्यादा जा पाएंगे, और वहां पे हमें कितनी लिखनी है, 6 लिखनी होती है, तो देखने में सिर्फ इतना लग रहा है, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट भी जोड़ दिया कि थोड़ा और एक आधा पेज हम लोग कवर कर सके, ठीक है। ये बोलता है कि फीडबैक इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस। बोलता है कि फीडबैक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस का। ये इट कनेक्ट ऑल द स्टेप्स एंड द इंश्योर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये क्या करता है कि सारे स्टेप्स को कनेक्ट करता है, एक दूसरे से जोड़ता है और कंटिन्यू इंप्रूवमेंट इंश्योर करता है, क्योंकि देखो फीडबैक का काम क्या होता है, फीडबैक का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है। फीडबैक कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि भाई कौन कौन सी कमियां है जिसे हमें सही करने की जरूरत है। इससे क्या होता है, जब हम उसे सही करते हैं तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होती रहती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लर्न फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस एंड अडॉप्ट दिस स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। दिस मेक स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल टू सर्वाइव एंड ग्रो इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। देखो कोई भी इसको फीडबैक मिलेगा तो फीडबैक के बेसिस पे वो क्या कर सकता है कि अपनी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब अपनी स्ट्रेटजी को सही से अडॉप्ट कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस है वो डायनेमिक भी हो जाएगी और फ्लेक्सिबल हो जाएगी, मतलब अपने आप को चेंज कर पाएगी। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव भी कर पाएगी, ग्रो भी कर पाएगी इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। लास्ट में हमारे पास क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बोलता है कि स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस Strategy management process is essential for every organization, whether small or large, as it provide direction, reduce uncertainty, and enhance overall efficiency and effectiveness। वो तो strategy management process क्या है, essential है, मतलब बहुत जरूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसा नहीं कि वो छोटी हो तो उसके लिए या लो बड़ी के लिए, ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी हो बड़ी हो सबके लिए जरूरी है। एज इट प्रोवाइड डायरेक्शन, ये क्या करती है, आपको डायरेक्ट करती है, आपकी जो मतलब जो आपकी थ्रेट्स है उसको कम करने की कोशिश करती है। अनसर्टेनिटी, जो फ्यूचर अनसर्टन है उसको कम करने की जरूरत करती है, ठीक है। आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस सब कुछ बढ़ाती है, इसीलिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस जरूर फॉलो करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और समझ आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।